करल साहब, जब राहुल गांधी ने, मैं तो आपके मन की बात पूछ रहा हूं पहले, जब राहुल गांधी, और जो मैं बात राहुल गांधी या कांग्रेस की नहीं है, वो देश की संसद के नेता विपक्ष भी हैं, बहुत बड़ा पद है, जनता की आवाज़ है, जब वो ये कहते हैं कि सेना मतलब सरेंडर कर दिया, और जिस अंदाज में वो कहते हैं, तो क्या एक सैनिक के तौर पे आपको कैसा लगता है? नहीं, मैं केवल सैनिक के हैसियत से यहाँ नहीं हूँ। मैं एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हूँ। और जो लोग भी टेलीविजन पे आते हैं वो मुझे जानते हैं। मैं कई सालों से नहीं नहीं, मेरा मेरा वो तो है ही सर, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपके दिल में तो वो चीज़ धड़कती है लेकिन ना। हाँ, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट होने के कारण मैं अ, होते हुए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी देखें तो उनकी न्यूक्लियर पॉलिसी थी, उनका है फर्स्ट यूज और हमारा है नो फर्स्ट यूज। तो उन्होंने तीन चार कंडीशंस दी थी, जिसमें फर्स्ट यूज उन्होंने कहा कि अगर आपने इंडस वाटर ट्रीटी से छेड़छाड़ की तो हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। दैट इज अ रेड लाइन। कर दिया हमने। दूसरा उनका था कि अगर आप हमारे मेजर सिटी को, किसी मेजर शहर को अगर आप थ्रेटन करते हो, तब हम वो रेड लाइन मानेंगे और अब हम न्यूक्लियर इस्तेमाल करके हमने नूर खान एयरबेस को ठोक दिया और अच्छे तरह से ठोक दिया, वो भी रेड लाइन क्रॉस कर दिया। तीसरा उन्होंने कहा कि कराची को अगर आप ब्लॉकेट डालोगे तो हम उसको भी रेड लाइन मानेंगे। अभी किसी ने कहा कि कराची में, आप जान लीजिए कि क्या क्या कराची में बोलान में क्या हुआ है, वो ज्यादा कराची से दूर नहीं है। तो वो भी रेड लाइन हमने क्रॉस कर दिया। फिर चौथा है उनका कि एग्जिस्टेंस हमारा अगर थ्रेटन किया आपने, तब हम उसको रेड लाइन मानेंगे, वो भी हमने कर दिया। सकार्डू से लेके और नीचे कराची तक हमने जो नॉर्थ से लेके साउथ तक पूरा हमने बॉम्बार्डमेंट कर लिया। तो देखिए, इसे अब एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट होने के नाते मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सब कैसे हुआ सर? ये दुनिया में इस तरह की लड़ाई, इस पर कई सालों तक इस पर अध्ययन होगा। और यही अभी फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, नो कांटेक्ट वॉरफेयर और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, 400-400 किलोमीटर दूर से हमने उसको, उनके टारगेट्स को इंगेज किया। ठीक है। अब इस पे तो सबको गर्व करना चाहिए कि हमने कितना जल्दी ये चीज, जो नई युद्ध पद्धति जो आ रही है, जो ये नो कांटेक्ट वॉरफेयर का है, हमने कितना जल्दी उसको एसिमिलेट किया, उसको रिफाइन किया और फाइन ट्यून किया। और वो कहाँ पे ट्यून किया? वो जब चाइना के साथ स्टैंड ऑफ था टिबेट में। फर्स्टली इट इज नॉट इंडो चाइना बॉर्डर, इट इज इंडो टिबेट बॉर्डर। और ठीक है ना, वहाँ वो येलो चाइनीज वहां पे नहीं बैठे हुए हैं सब। 16,000 फीट में आप कुछ ही दिन रह सकते हैं। ठीक है। तो कोई अगर ये कहता है कि चाइना से आप पिट गए, अरे जब दोनों देशों में ये समझौता की गोली नहीं चली है और आज तक कोई गोली नहीं चली है, तो कौन किसको पीट रहा है भाई? ये धक्का मुक्का वॉरफेयर होता है? ये मुझे कोई समझा दे। मैं आई एम फेड अप ऑफ दिस कि जब दोनों देशों में ये है कि वहां गोली नहीं चलेगी, आज तक गोली चली नहीं है, विदाउट, तो हमारी जितनी टैक्टिक्स, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी होती है, सब फायर पावर पे होती है। जब फायर ही नहीं हो रहा है तो आप कैसे धक्का मुक्का को आप वॉर बोलते हैं? तीसरी तीसरी बात कि क्या, ये देखिए, ये फॉर्म ऑफ वॉरफेयर जो हमने अडॉप्ट किया है, आपको आई एम टेलिंग यू, आप देख लो कितने ड्रोन, बेरख्तियार, ये वो कहाँ के चाइनीज ड्रोन है। आप कहते हैं प्रूफ लाओ। भाई प्रूफ, वो तो कह रहे कि हमने दिल्ली ठोक दिया, हम तो दिल्ली में बैठे हुए। मैं बहुत नजदीक रहता हूँ पालम एयरपोर्ट के। मैं तो नहीं, यहाँ तो कोई नहीं गिरा है। आप बताइए कहाँ, अगर आपको किसी ने बताया हो इसके बारे में। तो ये है आपको। और सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इसमें 70% जो कंपोनेंट था वो इंडिजिनस था। तो आपके अपने देश के साइंटिस्ट और आपको अपने जो जो इसके लिए लीडरशिप चाहिए सर। ये बिना बिना लीडरशिप और पॉलिटिकल विल के ये हासिल नहीं हो सकता था। और
मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है हमारे, प्रॉब्लम क्या है, ये जो है ना ये बोलने वाले, और सबको मैं पहचानता हूँ, आई नो देयर एंटीसिडेंट्स, ये जो बोल रहे हैं ना, इनके दिल में क्या है? इनके दिल में सबसे बड़ा दुख है कि पाकिस्तान ठुका तो क्यों ठुका, क्यों ठोका आपने उसको। और दूसरा इनका ये है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि रफाल को क्या हुआ, कितने गिरे। सुखोई को कुछ हो जाए इनको कोई मतलब नहीं है, मिग को कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं है, कोई मिराज को कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं है। जी रफाल कितने गिरे, इसकी इसकी ये पीड़ा इनको है। दूसरी बार ये देखिए क्या है, ये सर एक सिलसिलेवार तरीके से हमने किया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद हमने बालाकोट किया। बालाकोट भी एक तरह से वो भी कुछ हद तक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का वो था। उसके बाद पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली थी कि बालाकोट स्ट्राइक के जैसे स्ट्राइक से बचने के लिए हमारा क्या एयर डिफेंस मेजर होना चाहिए, और उसको भी हमने भेज के हमने जो डिस्ट्रक्शन कॉज किया है। अगर आपको डिस्ट्रक्शन पे विश्वास नहीं है, अगर आप जानते हैं सैटेलाइट पिक्चर्स पढ़ना, मैं तो जानता हूँ, तो आप उसको उसको देख ले। और ये देखिए क्या है, ये इमरान खान ने भी, इमरान खान बहुत बड़ा क्रिटिक, क्या वो उसका दुश्मन है आसिफ मुनीर का, उसके भी मैं ऐसा 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 स्टेटमेंट में मैंने नहीं सुना, ऐसा जी ऐसा ठीक है। स्टेटमेंट है। और तीसरी बार कि सर एक बात बताइए कि पहले क्यों नहीं इंडस वाटर ट्रीटी आपने ये किया था? अमेरिका के सैंक्शंस के डर से ना, कि मैंने करवाया था, देख प्राइस कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू हमने करवाया था। आपने तो पहले, तो इस बार तो अभी तक अमेरिका ने कुछ बोला नहीं है। हमने तो सीज फायर सस्पेंशन तब ये सस्पेंड किया जब जेडी वॉन्स वाज ऑन द इंडियन सॉइल। अब इसको आप उपलब्धि मान के ये करें तो ठीक है, अब अच्छा है। अगर आप ठीक है कर्नल साहब, नहीं आपने एक बड़ी अच्छी दलील पेश की और बहुत अलग नजरिए से पेश की कि भारत ने क्या किया क्या नहीं किया, और ये बातें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। लेकिन महिमा जी, अब देखिए, फिर मैं उस सवाल के साथ, आप बहुत कुछ बोलना चाह रही थे, अब लौट रहा हूं, आप दोनों प्रवक्ताओं के पास ही आ रहा हूं और आप ही बोलेंगे। भारत की सेना जिसने इतना पराक्रम दिखाया, जिसने इतनी लड़ाई लड़ी, जिसने वहां पर, और जिसका सब कुछ पूरा सबूत है, जो कर्नल साहब भी कह रहे हैं, चलिए स्ट्रेटजी जो उन्होंने बताई कि क्या क्या पाकिस्तान ने बोला था, कब वो न्यूक्लियर आर्म का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जो सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, जो सब कुछ है, जो दिख रहा है पाकिस्तान के दावों के सामने, तो अभी भी एक एक सिंगल पिक्चर नहीं है। पर उस चीज़ को मैं अलग रख रहा हूं। इन सबके बीच ऐसी बात करना, क्या देश की सेना के पराक्रम को खराब करना, उनका कॉन्फिडेंस डाउन करना, उनको थोड़ा नीचा दिखाना, ये नहीं लगता आपको? क्या विपिन जी, फिर आप वही पूछ रहे हैं कि ऐसी बात करना? कैसी बात विपिन जी? मैंने तो आपको पूरी व्याख्या बताई उस पूरी बात की, लेकिन बहरहाल अभी नहीं, मैंने, सेना सेना माफ कीजिए, मैं बहुत बहुत शालीनता से आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए सेना वाली सुनिए, बात। मैं बड़ा सिर झुका के बड़ी तवज्जो से सलाम करती हूँ हमारी हमारी सारी सेनाओं और उनके शौर्य को। और जो विशेषज्ञ महोदय बैठे हुए हैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए जनरल मनोज नरावणे की बात भी याद दिलाना चाहती हूँ, और जनरल एजेबी जैनी जी की भी बात याद दिलाना चाहती हूँ। दोनों भूतपूर्व चीफ्स हैं। और अभी हाल में जो सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बयान दे दिया है, उसका भी याद दिला देना चाहती हूँ। भाई रफेल की बात तो अभी उन्होंने करते हुए बताया ना, अनिल यादव जी ने सबसे ये कहा सिंगापुर में बैठकर कि अपने देश में आप लोगों के चैनल्स को उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि यहाँ आकर बताएं। सिंगापुर में बैठ के पूछा कि भाई कितने गिर गए, छोड़ो क्यों गिर गए, और उसके बाद हमने क्या किया वो उस पर आओ। तो मैं जनरल मनोज नरावणे की बात सबसे पहले याद दिला दूं विपिन जी। जनरल मनोज नरावणे ने ये कहा कि हमने हाथ आए हुए अफसर को तीसरी बार गवा दिया। अब बोलिए, वो भी सेना, वो भी भारतीय सरकार के सेना के खिलाफ है, बोलिए ना। अब बोलिए और कि मैं भी, एजीपी जैनी जी जब कहते हैं, एक मिनट सर, मैंने आपकी बात को बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना। नहीं नहीं मैं नहीं, आप बोलिए, आपको आप बोलिए आपके बोलिए। सीनियर्स की और वेटरन्स की बातें याद दिला रही हूँ ना। एजेबी जैनी जी ने अभी गत सप्ताह में बहुत सारे साक्षात्कार देते हुए ये बात स्पष्ट रूप से बताई कि पहले इतना बखान नहीं होता था, कोई छाती नहीं ठोकती थी सरकारें, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक नहीं क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी कहते थे। और ऐसा बहुत बार किया गया, और हमने म्यांमार के अंदर और बहुत सारी उन्होंने व्याख्याएं की, कहां कहां पर घुस के और मारा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी काफी पीछे रह गए थे। मैं उस समय का उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि उस समय नेता प्रतिपक्ष
अरे महोदय, मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, उस समय के माननीय प्रधानमंत्री जो होते थे, क्या उनके मुंह से मुजरा, मंगलसूत्र, मुगल, क्या उनके मुंह से एक अकेला सब पे भारी सदन के पटल पे कभी सुना था क्या आपने? हमने तो नहीं सुना था। इस तरह का जो उन्होंने इस देश के लोकतंत्र का माहौल बनाने का पिछले 11 वर्ष में काम किया है, हमने नहीं सुना था। और उसके अलावा मैं एक बात याद दिला दूं आज विपिन जी, इससे पहले कि आगे बढ़ूं अपनी बात में, रूस और पाकिस्तान के बीच में 2.6 बिलियन डॉलर की डील हो गई है, और जिससे रूस की आयात में, स्टील आयात में 30% की कमी आई है। 2010 में इसी रूस ने कसम खाई थी कि पाकिस्तान के साथ कभी ट्रेड नहीं करेंगे, और वो कांग्रेस सरकार की सफलता थी। लेकिन आज मोदी सरकार जी एक अकेले सब पे भारी पड़ते हुए विदेशों में भेज रहे हैं प्रतिनिधि मंडलों को, और वहां पर रूस पाकिस्तान के साथ डील साइन कर रहा है। यहाँ अडानी का चीन के साथ व्यापार चल रहा है, भारत का चीन के साथ व्यापार चल रहा है, और आपके चैनल्स पर बैठकर के भाजपा के प्रवक्ता देश को बरगलाने का काम सिर्फ कर रहे हैं। और एक बात कह दूं त्रिपाठी जी को, अपनी बात को विराम देने से पहले, आपने जिन राहुल गांधी जी की साख की बात की है ना, उन्होंने 2 सांसद के चुनाव अभी पिछले वर्ष 4-4 लाख के मार्जिन से जीते। वाराणसी में हमारे विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी को 1 लाख के मार्जिन पे साख बचाना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए बहुत सादर आपको ये बात कह देना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी के बारे में देश क्या सोचता है वो केरला से, वायनाड ने से वहां की जनता ने भी बता दिया, रायबरेली की जनता ने भी बता दिया, और आज जातीय जनगणना के लिए मजबूर करके मोदी जी को, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये हलफनामा दिया था कभी जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, उन्हें मजबूर करके भी राहुल गांधी जी की क्या साख है इस देश में आज साबित हो चुका है। तो इसलिए जो उन्होंने वहां पर नरेंद्र काम सरेंडर का जो उन्होंने बात कही है ना विपिन जी, उस बात को पुख्ता करते हुए कहूंगी, चाहे किसानों के सामने हो, चाहे चीन को क्लीन चिट देने के मामले में हो, चाहे आज हमारी सेनाओं के शौर्य को अपने नाम में लाकर के वोट मांगने के नाम पर हो, इनके पुरखे, इनके संस्कृति यही है, और उसी का जो है डिस्प्ले ये लोग गाहे बगाहे हर समय करते रहते हैं। जी महिमा जी, ठीक है, आपकी जो भी बातें उसका तो जवाब शिवम त्यागी देंगे, क्योंकि यहाँ वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे। एक छोटी सी बात, हाँ मैं आ ही रहा हूँ शिवम भाई, आप ही के पास आ रहा हूँ, बोलिएगा। मैं एक छोटी सी बात मैम यहाँ पे बोलूँगा, जो कल भी मैंने बोली थी। कल भी जब एक बात हो रही थी, बहस हो रही थी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता थे, आपने 2-3 चीज़ें बोली कि जो जनरल चौहान ने, CDS चौहान ने जो बात बोली, उसमें एक छोटी सी चीज़ है, वो तो एयर कॉमोडोर ने यहाँ भी बोल दी थी जब ब्रीफिंग्स हो रहे थे, लेकिन उस चीज़ को वही लोग बोले ना तो बेटर है। ये कल आपके प्रवक्ता 11 मिनट बोले, 1 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, उसके बाद मैंने इतनी शालीनता से उनसे बात कही थी और उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, बस इसके बाद बात खत्म हो गई थी। तो कुछ चीज़ें देश की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, देश की रक्षा के हिसाब से और तमाम चीज़ों के हिसाब से अगर वो सेना के ही लोग बोले और उसी संदर्भ में बोले तो बेहतर है, उसको हमको चीरफाड़ यहाँ नहीं करनी चाहिए। एक बात मेरी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए जो आपने। एक मिनट विपिन जी, मैंने आपकी बात सुनी और बड़े संक्षिप्त में आपकी बात को उत्तर दे दूं। जिस बात को, और क्षमा चाहती हूँ पहले मैंने नाम गलत ले दिया गलती से, जिस बात को CDS चौहान जाकर सिंगापुर की मीडिया से, ब्लूमबर्ग से, BBC से कर सकते हैं, उसको हमारे देश के अंदर जब हम प्रश्न उठा रहे हैं, जब इतिहास में भी गवाह है, इतिहास के स्पेशल सेशंस बुलाए गए, आज पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि 47 दिन पहले एक पार्लियामेंट सेशन की घोषणा कर दी गई है। मैं आप इसी देखिए, मैं फिर माफी चाहूंगा, लेकिन जो चौहान साहब ने कहा ना, आपने कहा कि देश में नहीं, ये सवाल अगर वो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो जब तीनों सेना के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे एयर कॉमोडोर से, जब सवाल पूछा था, सेम लाइनें उनकी भी थी वो वहां पर, लेकिन उसकी चीरफाड़ करने की शायद मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर एक अलग प्रोपेगेंडा में अलग प्रोपेगेंडा वाला रवैया छोड़ना होगा विपिन जी। होलियर देन दाओ, देखिए सेना भी इस देश की है और करदाता उसका काम देता है। चलिए, शायद मुझे नहीं लगता कल आपके जो सहयोगी आए थे वो ये बात समझ गए थे। मैं अभी इसमें बहस में नहीं जाना चाहता। शिवम त्यागी, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहा जा सकता है, यहाँ क्यों नहीं कहा जा सकता? ठीक है, आएंगे मैम। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं आप सभी के साथ सम्मानित वे में कहना चाहता हूं कि आज मुझे राहुल गांधी की हार और इस कांग्रेस की बर्बादी का कारण पता चल गया। मैं भगवान भोलेनाथ को मानता हूं, मैं भोलेनाथ के सामने आप मेरे से जो अलावा बाकी के 4 लोग हैं उन सब की गवाही लगाते हुए महिमा जी की बात को कहना चाहता हूं कि भगवान भोलेनाथ
आप कांग्रेस की इन प्रवक्ता की ये बात पूरे तरीके से मान लीजिए और इसको बाकी के जीवन भर के लिए अप्लाई कर दीजिए कि राहुल गांधी की इतनी बड़ी साख है कि वो 2 लोकसभाओं से 4-4 लाख के मार्जिन से जीते। मैं कहता हूं आने वाले 50 साल और जब तक भी उनका जीवन है बस वो उन्हीं 2 सीटों से 4-4 लाख से जीतते रहे, बाकी वो कांग्रेस का बर्बादी में लेकर जाते रहे, ऐसे ही जैसे अभी लेकर जा रहे हैं। कांग्रेस अपने 135 साल की पैदाइश में तीसरी सबसे बुरी हार में है और उनके प्रवक्ता उनको उतना चढ़ा के रखते हैं, कह रहे हैं ये साख है उनकी। आज समझ में आ गया कि आप यहां गड्ढे में क्यों पड़े। नरेंद्र मोदी तो 1 लाख इंटरेस्टिंग, प्लीज आप बीच में नहीं, मैं इनके बीच में नहीं बोला, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप इनको रोकिए प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोला, प्लीज आप करेंगे तो हम प्लीज आप बोलेंगे। इनको रोकिए। मेरा निवेदन है एंकर महोदय से, मैम उन्हें बोलने दीजिए, सब यहाँ एक एक करके बोल रहे हैं। चलिए अब एक और चीज इन्होंने कहा पुराने किसी प्रधानमंत्री ने मुजरा मंगलसूत्र इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है क्या? सुपर प्रधानमंत्रियों ने न जाने क्या क्या, खून की दलाली, गंदी नाली का कीड़ा, चाय वाला से लेकर क्या क्या नहीं कहा, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। दूसरा, इन्होंने नरवणे जी का स्टेटमेंट कोट किया, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन कर देता हूं इनके लिए। प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? प्लीज, माना वर्बल डायरिया कोई चीज है, सारा यही नहीं कर देना हो। सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मेरा मौका बोलने दीजिए। सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री मानते हैं। अच्छा महिमा मैम, महिमा जी उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। ये सोनिया गांधी कंप्लीट करने, आप दोनों बोलते हैं तो कुछ नहीं सुन पाते हम। Why can't she let me talk? थैंक यू। मैं फिर से कहना चाहता हूं, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, एक किताब है पेज नंबर 221, उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूं। शिमला अग्रीमेंट मॉस्को और वॉशिंगटन डीसी के प्रेशर की वजह से हुआ। सेना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जब हम 1481 स्क्वायर किलोमीटर अंदर थे, 93,000 सैनिक थे। उस समय पर हमें शिमला अग्रीमेंट को इस फॉर्म में नहीं करना चाहिए था, यह पूरे तरीके से गलत हुआ। वहां पर हमने पीओजेको को भी जाने दिया, आजाद कश्मीर जिसको वो कहते हैं, वहां पर कुछ नहीं किया, सारी जमीन हमने उनकी छोड़ दी। और तो और वॉर प्रिजनर जो 52 थे, वो तक उनका आज तक कहीं पता नहीं है। आप बताएंगे हमें क्या कहती है सेना? जब अंदर बैठे हुए थे तब कुछ नहीं कर पाए। 1965 और उसी से रिलेटेड एक और किताब कोट कर देता हूं, उसमें खुद कहा गया कि उस समय अगर वायुसेना को इन्वॉल्व किया जाता और उसको ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की सही जानकारी दी जाती और अमेरिका के प्रेशर में आकर खुद वहां जाकर सीज फायर नहीं करवाया जाता तो सिचुएशन कुछ और होती। देश हार कर बैठे हैं आप भाई। 37,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन देने के बाद 3,800 सैनिक शहीद हो गए हमारे 1965 की वॉर में। हिंदी चीनी भाई भाई का ड्रामा करते थे आप लोग। उनके सैनिक जब भूखे मर रहे थे उनको चावल दिया भारत ने और उसके बाद हम हारे। आप हमें बताएंगे, आप हमें बताएंगे ये चीजें क्या होती? प्लीज बीच में। और सुनिए, मेरा निवेदन है आपसे, सुनने की क्षमता रखा कीजिए। अगर आपके नहीं बस की है तो प्लीज मत आया कीजिए डिबेट में, लेकिन अगर आते हैं तो सबकी बराबर बराबर सुनिए। और बहुत सारी चीजें थी। एक और अभय दुबे जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही। वो भारतीय जनता पार्टी का एक वोटर वर्ग है, वो पूछना चाहता है क्लैरिटी के साथ कि क्या हुआ। एक तो सर हाथ जोड़कर बड़ा निवेदन है, आप ये जो एजेंडा प्रोपेगेंडा है पिछले 15 साल से चला रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल बोगस है। क्लैरिटी दी थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, क्लैरिटी दी गई थी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। मेरे देश के डीजीएमओ ऑपरेशंस ने आके कहा कि हमने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक किया और उनके कैंप उड़ाए हैं। आपने माना था क्या? किसी ने माना था क्या? किसी ने कहा खून की दलाली, किसी ने कहा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2019 में जब हमने एयर स्ट्राइक किया, हमने कहा हमने एयर स्ट्राइक की, आपने माना था क्या? आपने क्लैरिटी तो तभी मिली थी। डीजीएमओ इस समय आकर आपको ऑडियो विजुअल्स के साथ, टारगेट्स के साथ, चीजों के साथ, और तो और बात छोड़िए, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 4:30 बजे फजर की नमाज के बाद जब हम भारत को अटैक करना चाहते थे, उससे पहले उसने हमारे एयरबेसेस तबाह कर दिए। अब और कैसी क्लैरिटी चाहिए भैया? अब तो नीचे आके भगवान हनुमान जी आपको छाती फाड़ के शायद दिखा दे तो आप मान जाएंगे। गजब हिपोक्रेसी है। ठीक है, कहीं कोई वर्ग में डिससैटिस्फैक्शन नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं जो विदेशों की तरफ से हमेशा से बैटिंग करते आए हैं, वही कर रहे हैं।